एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 53 के साथ आज आपके साथ मौजूद हूँ। पिछले कुछ लेक्चर से हमने डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री स्टार्ट की हुई है। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री जिसका प्योरली काम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि उम्मीद है कि आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो काम हमने एक्चुअली करना है, ये हमारा पिछली सारी डिस्कशंस का पर्पस था। यानी हम थ्योरम्स से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, थ्योरम्स प्रूव करना चाह रहे हैं, थ्योरम डिस्कस करना चाह रहे हैं, और उसके लिए जितनी प्री रिक्वायरमेंट थी वो हम पिछले 3 से 4 लेक्चर्स के दौरान हम वो पूरी कर चुके। फिर पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा, थ्योरम का मतलब बताया आपको, थ्योरम होता क्या है। तो आज हम फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरी बात डिस्कस करता हूँ, वो ये कि पास्ट में ये बुक 2011 से हमारी 2012 से हमारे सिलेबस का पार्ट है। 2012 से लेकर अब तक हर दफ़ा जो सिलेबस की डिवीज़न दी जाती है, उस डिवीज़न के मुताबिक आपके डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के यानी थ्योरम्स वाले जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर 16 तक, ये 7 चैप्टर्स बनते हैं। तो थ्योरम इनमें से चैप्टर 12 और चैप्टर 16 में से आता है। यानी चॉइस कुछ यूँ होती है कि एक थ्योरम चैप्टर 12 में से आता है और एक थ्योरम चैप्टर 16 में आता है, उनके दरमियान और वाली चॉइस होती है। तो पास्ट में हम यही किया करते थे कि बाकी थ्योरम्स जितने ज़रूरी होते थे उतने करवाए, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा होता था चैप्टर 12 और चैप्टर 16 के थ्योरम्स पर। यही बात आप लोगों के बड़े बहन भाई यकीनन आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। इस वजह से बेटे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रही है ये बात आप लोगों को। तो हम लोग भी क्लास में स्टूडेंट्स को यही काम पर ज़्यादा फोकस करवाया करते, क्योंकि बोर्ड की वेटेज देखी जाए ना, तो इस चैप्टर में जो पास पे अब तक होता रहा है यही था, एक MCQ आना है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन वाला भी हो सकता है, या इसकी रिव्यू में 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं सॉल्व करने वाले, वो भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो एक MCQ और एक शॉर्ट क्वेश्चन। MCQs के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs हैं ही कोई नहीं इन चैप्टर्स की। तो चैप्टर के अंदर जो स्टेटमेंट्स बनती हैं, जो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बेस करता हुआ हम MCQs बना लेते हैं, जो कि ये सारे का सारा काम यूनिक नोट्स में करके रख दिया गया है। यूनिक नोट्स में ये सारे का सारा काम बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है, राइट। अब इस साल चूँकि लॉकडाउन की वजह से, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से, सिलेबस की क्या सूरत हाल बनती है, पेपर्स कब होते हैं, किस तरह से होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, इट कुड बी चेंज्ड। ऐसा कोई अनाउंसमेंट बोर्ड की तरफ से नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एहतियातन मैं वो थ्योरम्स भी अब आपको करवाने लगा हूँ कि जो पास में नहीं आया करते थे, क्योंकि आ सकते हैं अब। दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ज़्यादा कंसर्न थ्योरम्स हैं, उन तक पहुँचने से पहले हम थ्योरम्स नामी चीज़ से बड़ा अच्छा फेमिलियर हो चुके होंगे। तो ये हमें ख़ासा बेनिफिट देगा ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रेंट हम मानते थे? 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, सिम्बॉलिकली रिटर्न कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता था। ये वाला सिंबल जो है ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है। अब ये सिंबल होता था
इफ़ देयर एग्जिस्ट कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान मैं बार बार बताता रहा हूँ कि कोरस्पॉन्डेंस फर्स्ट स्टेप होता है। दो ट्राइंगल्स के दरमियान कॉन्ग्रेंट की तरफ आने से पहले फर्स्ट स्टेप के तौर पर हम उनकी कोरस्पॉन्डेंस लेते हैं। तो इफ़ देयर एग्जिस्ट कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी सिंपल वर्ड्स में अगर दो ट्राइंगल्स के सिक्स बेसिक एलिमेंट्स अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, इक्वल हैं, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का नाम देते हैं, राइट। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के 4 केसेस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। पहला था SAS पोस्टुलेट, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब वो चूंकि पोस्टुलेट था सो इट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, बेसिक अजम्पशन होता है, उसको प्रूव नहीं करना था। रिमेनिंग 3 केसेस उसके थ्योरम्स थे। सेकंड वन था ये एंगल साइड एंगल वाला, ASA कॉन्ग्रेंट टू ASA। थर्ड था SSS कॉन्ग्रेंट टू SSS, साइड 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 वाला केस था। और फोर्थ था हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज साइड, पर्टिकुलरली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल था। तो उनमें से साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लास्ट टाइम बड़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके। अब जो सेकंड केस है थ्योरम 10.1 10th चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एंगल साइड एंगल का। तो थ्योरम की अगर हम स्टेटमेंट देखें, कल डिस्कस की थी हमने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम श्योर कि आप लोगों को काफ़ी हद तक बल्कि पूरी तरह याद भी होगी। तो एंगल साइड एंगल, अब चूंकि कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप लोग अपने माइंड में खुद ब खुद रिकॉल कर सकते हैं स्टेटमेंट, इसकी कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या हुई स्टेटमेंट? इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, एनी टू ट्राइंगल्स, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ टू एंगल्स and one side of a triangle are congruent to the corresponding sides and angle of other triangle, then the triangles are congruent। यानी दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस में अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और कोई सी भी एक साइड दूसरी ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड के कॉन्ग्रेंट अगर हो जाए, देन द होल ट्राइंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी कॉन्ग्रेंट। वंस अगेन मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इन एनी कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस, इन एनी कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर congruent to the corresponding two angles and one side of other triangle, then the triangles are congruent। यानी दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस, पहला स्टेप बार बार मैं रिमाइंड करवा रहा हूं कि पहला स्टेप कोरिस्पॉन्डेंस। तो दो ट्राइंगल्स की किसी गिवन कोरिस्पॉन्डेंस के अंदर एक ट्राइंगल के कोई से दो एंगल्स और एक साइड, दो एंगल्स और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग टू एंगल्स और वन साइड के अगर कॉन्ग्रेंट आ जाए, देन द होल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इस बात को हमें प्रूव करना है। इसके मुताबिक स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आई, स्टेटमेंट याद हो चुकी। पेपर में थ्योरम आता कैसे है? स्टेटमेंट गिवन होती है, प्रूव दैट, यानी इससे पहले लिखा आता है। अगर ये पेपर में आना है तो लिखा आएगा प्रूव दैट, दो वर्ड पहले लिखे होंगे, prove that in any correspondence of two triangles, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of other, then the triangles are congruent। ये इस तरह क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होता है। उसके मुताबिक सबसे पहले बेहतर होता है फिगर बना लिया करें, क्योंकि फिगर के मुताबिक गिवन और टू प्रूव आप लोग लिखते हैं। स्टेटमेंट के अंदर से ही गिवन और स्टेटमेंट के अंदर से ही टू प्रूव हमने निकालना होता है, लेकिन फिगर हमें इसमें हेल्प बहुत करती है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। अब फिगर में मेजरमेंट बेशक कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि फिगर्स का एक जितना लग रहे होना ज़रूरी है, स्केल के साथ
और पेन के साथ। ये फिगर आप लोगों ने पेंसिल से नहीं बनानी, बोर्ड में आपको पेंसिल्स अलाउड ही नहीं होती। थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड कर दूं, बाकी पेपर्स में तो आप पेंसिल पेपर में ले जा ही नहीं सकते, आप लोगों को वैसे ही रखवा लिया जाता है। लेकिन मैथ के पेपर में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की वजह से पेंसिल्स अलाउड होती हैं। लेकिन इसके बावजूद थ्योरम वाली जगह पर आपने वो तो जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वहाँ पर आप पेंसिल से बना सकते हैं, ये पेंसिल से नहीं बनाएंगे। ये आपको पेन से, मार्कर से, बॉल पॉइंट से, पॉइंटर से, यानी ना मिटने वाली चीज़ से आपको बनाना है। तो क्या करेंगे, फिगर बनाने की भी मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ। आप कम से कम एक बेस वाली लाइन को मेजर करके बनाएं, इंशाल्लाह बाकी फिगर भी तकरीबन कोई स्पेशल मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि आप लाइनों वाले पेज पे कर रहे होंगे, आपके लिए बनाना भी बेहद आसान होगा। तो एक लाइन BC और एक लाइन EF इक्वल लेंथ की बना लें। सपोज आपने 5 सेंटीमीटर की लगाई तो थोड़ा सा गैप देके ये 5 सेंटीमीटर की लगा लें। अब अगली मेजरमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कर लें, कोई फिक्स नहीं है, जितना भी आप कर सकें। चलिए आपने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर डॉट लगा के स्केल की मदद से सीध में ऊपर लाइनें तो लगी होगी ना, तो 2 या 3 लाइनें छोड़ के वो जो लाइनें लगी होती हैं पेज पर, उसमें दूसरी तीसरी लाइन पर आपने एक डॉट लगा दिया। यही काम इसके साथ किया कि 2 सेंटीमीटर छोड़कर यहाँ डॉट लगा के उतनी ही लाइनें छोड़कर वहाँ डॉट लगा दिया। वो पॉइंट्स A और D होंगे। A को B से और A को C से मिला दिया, D को E से, D को F से मिला दिया। आप लोग जो फिगर्स बनाएंगे बहुत ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, सिर्फ बेस को मेजर करके आपको बनाना पड़ा ना, ऊपर वाली लाइनें भी आपकी ठीक आ जाएंगी, फिगर्स एक जैसी नज़र आ रही होंगी। तो सबसे पहले आपने फिगर बनाई, जो स्टेप्स आपको बताए उन स्टेप्स के मुताबिक ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF बनाई। वो बनाने के बाद अब हम गिवन भी लिख रहे हैं और साथ साथ यहां मार्क भी कर रहे हैं। गिवन में क्या था, इन एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले गिवन में कोरेस्पॉन्डेंस दोनों ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। अब स्टेटमेंट के अंदर कहीं ABC नहीं लिखा, स्टेटमेंट के अंदर कहीं DEF नहीं लिखा, वो नाम तो बेटे आपको खुद देने हैं ना। अब यहां सवाल ये पैदा होता है, क्या ज़रूरी है ABC और DEF ही रखें? XYZ, LMP कुछ भी रख सकते हैं, LMN रख लें, मतलब कोई भी आप नाम रख सकते हैं, कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड, आई इंसिस्ट, नॉट ओनली रिकमेंड, आई इंसिस्ट, इन नामों को चेंज मत करें। नामों को चेंज करने से आपको यह चेंज सारे थ्योरम में लानी पड़ेगी। आपने बड़ी मेहनत से थ्योरम तैयार किया होता है, ये चेंज लाने से आप जितना मर्जी अच्छा कॉन्सेप्ट रखें, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो उस गलती से अवॉइड करने के लिए बेहतर नहीं है कि हम फिगर में पॉइंट्स के नाम भी वही रखें जो बुक के अकॉर्डिंग नहीं है। चले इन केस आपने सारा थ्योरम में ठीक कर लिया, अब वहाँ पेपर चेक करने वाले के पास बहुत ज़्यादा पेपर्स होते हैं। अब ड्यूरिंग चेकिंग उसे एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई, हो सकता है एग्जामिनर उसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जहमत ना करे, वो सिंपल क्रॉस कर दे। हो सकता है आपने ठीक लिखा हो लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड ही ना कर पाए हो। तो इसलिए बेटे मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अलाउड है, जो मर्जी आप पॉइंट्स रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है आप लोगों ने पॉइंट्स वही रखने हैं जो बुक के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें बेटा आप लोगों की सेफ्टी है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि मैं कोई रट्टा प्रमोट कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ आप इतना अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग थ्योरम समझ रहे हैं, आप लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरम तैयार कर रहे हैं, और सारा करने के बावजूद आपका वहाँ पर गलती हो जाती है या एग्जामिनर से गलती हो जाती है तो सारा किया कराया ज़ीरो हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम थोड़ा सा एक छोटी सी एफर्ट और कर लेते हैं कि फिगर के पॉइंट्स को भी हम चेंज ना करें, इवन उनकी ओरिएंटेशन को कोशिश करें ना चेंज करें। ना चेंज करने से आपको इस थ्योरम में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। तो दो एक जैसी लगती हुई ट्राइंगल्स बनाई। अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF की कोरस्पॉन्डेंस, तो स्टार्ट ही देखें गिवन का, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के दरमियान कोरस्पॉन्डेंस से स्टार्ट किया। अगली बात,
इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, वो ट्राइंगल्स के भी नाम हमने बता दिए। इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ अदर, यानी एक एक साइड दोनों की सेलेक्ट करनी है। चलिए वो BC और EF हो गई, और ये देखिए कट्स के सिंबल शो कर दिए, साथ ही सिंबल भी बनाना शुरू कर दिए, ताकि फिगर में सिंबॉलिकली भी हम रिप्रेजेंट करें और यहां पर लिख भी रहे हूं। और दो एंगल्स, एंगल B, एंगल E, एंगल C, एंगल F के कॉन्ग्रेंट। यहां पर आप कट्स का सिंबल भी शो कर सकते हैं, लेकिन यूं भी कर सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि कट्स का सिंबल करें। आप ये भी कर सकते हैं, एंगल B को आपने एंगल E के कॉन्ग्रेंट शो करना है तो आप सिंगल आर्क के कॉन्ग्रेंट शो कर दें, तकरीबन एक जैसा रखते हुए कंपास से किया करें तो बेटर है, ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा काम लगता है। और इनको आपस में कॉन्ग्रेंट शो करना चाह रहे हैं एंगल C एंगल F को, तो यूं कर लें, डबल आर्क शो कर लें, और इसी तरह कंपास के साथ डबल आर्क शो कर लें, तो ये कॉन्ग्रेंट है। अब ये चार बातें हमने गिवन में बतानी है। नंबर 1 कोरस्पॉन्डेंस, और आगे ये तीन चीजें, एक तो कोरस्पॉन्डेंस, एक साइड और दो एंगल्स, ये चार चीजें हो गई। तो ये चार बातें हमें गिवन में पता है, इस तरह याद भी होता जाता है। ये जो जिन पॉइंट्स के साथ आपको बता रहा हूं ये कॉन्सेप्चुअली आपको याद भी होता जाएगा। तो इन कोरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, सबसे पहले हमने बताया एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल E। फिर हमने बताया साइड BC, ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान है, ये सिंबल्स नहीं आप लोगों ने गलत करने, इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट यानी साइड EF, लाइन सेगमेंट का निशान उस पर भी। तीसरा एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल F। तो अब मैं स्टेटमेंट के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूं, स्टेटमेंट बोल रहा हूं लेकिन गिवन बता रहा हूं। इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ अदर, यहां तक हमने गिवन लिख लिया। देन के बाद वाला हिस्सा टू प्रूव है, तो प्रूव क्या करना है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो देखें टू प्रूव में ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। तो देखें स्टेटमेंट, फिगर, गिवन और टू प्रूव थ्योरम का पूरा मतलब आपको समझा रही है। तो वंस अगेन यहां तक बता रहा हूं क्या हुआ, स्टेटमेंट में क्या था बात, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ वन साइड and two angles, any two angles of a triangle are congruent to the corresponding side and angles of other, then the triangles are congruent। स्टेटमेंट के बाद हमने क्या किया, फिगर बनाई दो मेजरमेंट्स के साथ, जो मेजरमेंट्स जहां तक आपको बताई, मेजरमेंट्स के साथ दो एक जैसी लगती हुई ट्राइंगल्स बनाई, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। और वही बात, पॉइंट्स के नाम कोशिश करें वही रखें, इवन उनकी ओरिएंटेशन तक वही रखें, उनका पॉइंट्स की प्लेसेस तक वही रखें, और रीजन आपके सामने मैंने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने गिवन लिखा, देखें स्टेटमेंट गाइड कर रही है, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस, तो कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स ली, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ वन साइड एंड टू एंगल्स, तो वन साइड and two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of other। तो ये तीन बातों का जिक्र किया, साइड BC congruent to साइड EF, एंगल B congruent to एंगल E, एंगल C congruent to एंगल F। तो ये चार बातें गिवन में हमें पता है, वो गिवन में हमने लिख ली। देन स्टेटमेंट का अगला हिस्सा पढ़ा, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या हुआ, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। आपको दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है, राइट? यहां तक होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। अब हाउ टू प्रूव, थ्योरम्स को प्रूव करने के मुख्तलिफ तरीके हैं।
समटाइम्स हमें कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी पड़ती, इजीली छोटा सा थ्योरम जल्दी प्रूव हो जाता है। समटाइम्स हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, उसके थ्रू एक तरह हेल्प लेनी पड़ती है, यानी एक तरह ब्रिज के तौर पर वो काम करता है कंस्ट्रक्शन, और आप प्रूव कर रही होती हैं, स्टेटमेंट उसके मुताबिक आप प्रूव कर रही होती हैं। इस थ्योरम में हमारे पास कोई इतना डायरेक्ट तरीका ना मिल सका, तो हमने इनडायरेक्टली एक टेक्निक अप्लाई की, और वो क्या, वैसे तो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है, कॉन्ग्रेंट होगी तो इसके 6 के 6 बेसिक एलिमेंट्स इसके 6 के 6 बेसिक एलिमेंट्स के कॉन्ग्रेंट होंगे, पूरी सब कुछ कॉन्ग्रेंट आएगा। लेकिन हम एक रॉन्ग सपोजिशन ले लेते हैं, ऑल्टरनेट ले लेते हैं, दूसरा रास्ता इख्तियार करके देख लेते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको यही देता हूँ कि एक स्टूडेंट को मैं यहाँ से क्लास से भेजता हूँ कि नीचे जाके प्रिंसिपल ऑफिस में चेक करके आओ, वहाँ पर प्रिंसिपल तशरीफ़ फरमाऊँगी। स्टूडेंट ने नीचे जाके चेक किया तो उसने मुझसे पूछा कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है। मैंने उसे पूरा रास्ता बताया कि आप इस रूम से बाहर जाएंगे, कॉरिडोर से जाएंगे, सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाएंगे, फिर एक कॉरिडोर आएगा, कॉरिडोर के एंड पे प्रिंसिपल ऑफिस आएगा। अब उस स्टूडेंट ने क्या किया, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाह रहा था। उसने कहा चले मैं आपकी बात को नहीं अज्यूम करता। सपोज़ उसने क्या किया, सपोज़ कर लिया कि वो रूम प्रिंसिपल ऑफिस नहीं है, उसके सामने वाला रूम प्रिंसिपल ऑफिस है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से जाएगा कॉरिडोर, स्टेयर्स से नीचे वाला कॉरिडोर, कॉरिडोर के एंड पर जाएगा तो राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड वाला लास्ट रूम में चला गया। वहाँ गया तो पता चला वो तो इंक्वायरी ऑफिस है, वो तो प्रिंसिपल ऑफिस नहीं है। तो उसे अपनी रॉन्ग सपोजिशन का पता चला, और फिर उसको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जिस तरह से सर ने बताया था हमें उसके मुताबिक करना पड़ा, वही बात दुरुस्त होगी। तो चूंकि हमारे पास इस थ्योरम को प्रूव करने का कोई डायरेक्ट जरिया नहीं था, तो इनडायरेक्टली हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, सपोज कर लिया कि ए बी डी ई के कॉन्ग्रेंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रेंट। मैथमेटिक्स में बेटा किसी भी सिंबल के ऊपर नॉट, जैसे हम नो पार्किंग का देखते हैं, कभी देखा है ना नो पार्किंग का सिंबल, रोड के ऊपर वो सर्कल, वो जो उसका साइन की जगह बनी होती है, उस सर्कल के ऊपर पी लिख के ना उसके ऊपर लाइन शो की गई होती है। तो उसी तरह मैथमेटिक्स में भी किसी भी सिंबल को अगर हम नो या नेगेट करना चाहें तो वो सिंबल डाल के उसके ऊपर एक लाइन शो कर देते हैं। तो हमने सपोज क्या किया, ए बी एक्चुअली हमें प्रूव करने के डी ई के कॉन्ग्रेंट है, तो हमने एक सपोजिशन कर ली कि सपोज ए बी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू डी ई, बल्कि क्या है, टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई, डी ई के ऊपर एक पॉइंट हमने ले लिया एम, ये एम, सच दैट डी ई ए बी और एम ई कॉन्ग्रेंट है। ए बी ये और एम ई ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। बल्कि मैं दूसरे मार्कर से शो कर देता हूं, ये ए बी और एम ई ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, हमने ये अज्यूम कर लिया। और फिर उसके बाद ज्वाइन कर लिया पॉइंट एम को एफ के साथ। अच्छा, यहां आपने नोट किया मैंने कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से की है, कंपल्सरी नहीं होता, डॉटेड से कर लेने से जरा उसकी पहचान अच्छी होती है। आप किसी थ्योरम में देखेंगे कंस्ट्रक्शन डॉटेड से की हुई है, किसी में नहीं भी की हुई, यानी ये कोई मार्क्स या इस ऐसे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डॉटेड से कर लेना ना कर लेना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि बेहतर होता है कि डॉटेड से करें, ज़रा आपके प्रूफ के दौरान अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हमने 3 काम किए, इस तरह याद रखना आसान हो जाता है। पहला स्टेप, रॉन्ग सपोजिशन, सपोज ए बी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू डी ई, कॉन्ग्रेंट नहीं है। दूसरा काम, टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई, लेकिन अब उसको हम एक्सप्लेन भी तो कर रहे हैं ना कि वो पॉइंट एम कैसा है, सच दैट एम ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी और एम ई आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, ज्वाइन पॉइंट एम विद एफ। अब यहां तक करने के बाद अब हम आते हैं प्रूफ पर
प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टेटमेंट हम कोई देते हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए रीजन देनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC ये एंड ट्राइंगल MEF ये दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस ली। एक तो पहले वाली ट्राइंगल थी, दूसरी कंस्ट्रक्शन वाली कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल MEF की कोरस्पॉन्डेंस ले ली, ये सबसे पहले इनकी कोरस्पॉन्डेंस ली। अब इस कोरस्पॉन्डेंस में हमने ऐसा किया क्यों? एक्चुअली इसका जो इनडायरेक्ट तरीका था, हमारे माइंड में जो प्लान है, जो ट्रैक है जिस पर चल के हमने ये करना है, वो ये है कि पहले हम ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल MEF के कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, जो कि साइड एंगल साइड के जरिए इजीली हम कर सकते हैं। फिर फर्दर जो एविडेंसेस हमें मिलेंगी उनसे हमें पता चलेगा कि ये दोनों पॉइंट सेम है, तो हमारी वो सपोजिशंस जो थी वो रॉन्ग प्लेस पर थी, तो करेक्ट प्लेस के मुताबिक हम फिर अपनी जो एक्चुअल कंसर्न ट्राइंगल्स हैं उनको प्रूव करेंगे। तो यही वजह है कि स्टार्ट ही हमने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल MEF इन दोनों की कोरस्पॉन्डेंस से स्टार्ट लिया। अब इस कोरस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा AB इज कॉन्ग्रेंट टू ME, यानी ये AB इज कॉन्ग्रेंट टू ME। रीजन, कंस्ट्रक्शन में हमने खुद ही तो ये काम किया था, AB कॉन्ग्रेंट टू ME। तो रीजन, कंस्ट्रक्शन, अलाइनमेंट का बड़ा ख्याल रखना है। आपके पास तो अलाइनमेंट बड़े आराम से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि एक लाइनों वाला पेज होगा ना, तो जिस लाइन पर स्टेटमेंट लिखी उसके सामने ही रीजन भी लिख दी। नंबर 2, BC कॉन्ग्रेंट टू EF, ये BC EF के कॉन्ग्रेंट, ये तो बेटे आपको गिवन था, BC कॉन्ग्रेंट टू EF ये तो गिवन था, ये हमें ऑलरेडी पता था इस बात का। नंबर 3, एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल E, ये भी तो गिवन था, एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल E, ये दोनों एंगल्स गिवन था। अब इन दो ट्राइंगल्स की, ये पूरी और ये छोटी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डेंस में चार बातें थी ना। नंबर 1 कोरस्पॉन्डेंस, इस कोरस्पॉन्डेंस में नंबर 2 AB ME के कॉन्ग्रेंट हम डिस्कस कर चुके। नंबर 3 एंगल B एंगल E के कॉन्ग्रेंट हम डिस्कस कर चुके। नंबर 4 BC EF के कॉन्ग्रेंट हम डिस्कस कर चुके। तो इन दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में साइड, एंगल, साइड, इस ट्राइंगल की साइड, एंगल, साइड के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MEF। रीजन SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो देखिए अगली स्टेटमेंट वही है ना, देयरफॉर ये 3 डॉट्स का मतलब होता है ऊपर एक डॉट नीचे 2 डॉट्स का मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MEF। तो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल MEF के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके, राइट। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके, तो इसका क्या मतलब, इसके 6 के 6 बेसिक एलिमेंट्स, इसके 6 के 6 बेसिक एलिमेंट्स के कॉन्ग्रेंट, इसका ऑल 6 बेसिक एलिमेंट्स, इसके ऑल 6 बेसिक एलिमेंट्स के कॉन्ग्रेंट। उन 6 के 6 बेसिक एलिमेंट्स में एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल MFE, यानी मैं दूसरे मार्कर से शो करता हूं, एंगल C इस ट्राइंगल के एंगल MFE के कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव कर दिया। एंगल C कॉन्ग्रेंट टू एंगल MFE। अब यहां पर हमने एंगल पूरा नाम क्यों लिखा MFE, खाली F भी तो लिख सकते थे, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं क्लास में एक बच्चे से कहता हूं कि ड्यूरिंग लेक्चर एक बच्चे को काम भेजता हूं कि आप नीचे ऑफिस में जाएं और वहां से मार्कर की इंक लेकर आए, और बच्चे का मैं नाम लेता हूं अहमद। अहमद आप जाएं और मार्कर इंक ऑफिस से लेकर आए। अब क्लास में अहमद 3 थे, अहमद अली, अहमद हसन और अहमद बिलाल, ये 3 अहमद थे। अब वो तीनों अहमद कंफ्यूज कि पता नहीं कौन से अहमद को कहा है सर ने।
मुझे ऐसी सूरत में क्लियर मेंशन करना चाहिए। चलिए मैं एग्जांपल अहमद हसन, मेरे माइंड में था मैं अहमद हसन को कहना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्लियर भी बताना पड़ेगा कि अहमद हसन आप जाएं इंक्वायरी ऑफिस से उनको रिक्वेस्ट करें कि अटेंडेंट को भेज के मार्करिंग दे दें सो दैट कि हम अपना मैथ का काम जारी रख सकें। तो मुझे ये बात क्लियर करनी पड़ी। अब पॉइंट एफ पर आप नोट करें, अब एक अकेला एंगल नहीं रह गया इस कंस्ट्रक्शन के बाद। जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं थी तब तक एंगल एफ अकेला था, तो इसीलिए हमने गिवन के अंदर एंगल एफ का जिक्र किया। लेकिन जब से हमने कंस्ट्रक्शन की है तो एफ पॉइंट पर ज़्यादा एंगल्स बन गए हैं। डी एफ ई भी है, एम एफ ई भी है और एम एफ डी भी है। तो हमें क्लियर मेंशन करना पड़ेगा ना कि कौन सा एंगल। तो जब ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी तो इसके तीनों एंगल्स के कॉन्ग्रेंट, उन तीनों एंगल्स में एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल एम एफ ई। रीजन, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग वाले एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये बड़ी कॉमन रीजन है, थ्योरम में सबसे ज्यादा आने वाली रीजन। किसी जगह पर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आता है और किसी जगह पर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आता है। अब चूंकि यहां एंगल्स का जिक्र था तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। एक और बात आपने नोट की होगी कि यहां पर चूंकि रीजन बड़ी थी, दो लाइनों पर लिखती, तो जो मैंने अगली स्टेटमेंट दी है वहां गैप दे के लिखी ना। तो बेटे आप लोगों ने भी इस अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, राइट। अब यहां पर एक और चीज कंफ्यूजन आप लोगों के जहन में आ रही होगी कि 1 2 3 ये नंबरिंग मैंने क्यों की है, इसकी जरूरत हमें आगे जाके पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी जानबूझ के इसको डिस्कस नहीं किया। हो सकता है किसी के माइंड में आ रही हो, जहां जरूरत पड़ती है हम उसके मुताबिक भी नंबरिंग पीछे जाके कर लेते हैं। तो लेकिन एंगल सी तो एंगल डी एफ ई के कॉन्ग्रेंट था, एंगल सी पूरे एंगल एफ यानी एंगल डी एफ ई के कॉन्ग्रेंट, ये तो गिवन था आपको, एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ। और यहां पर एंगल एफ का मतलब पूरा एंगल डी एफ ई है, ये तो हमें गिवन था। अब एंगल सी एंगल एम एफ ए के भी कॉन्ग्रेंट, एंगल सी एंगल डी एफ ई के भी कॉन्ग्रेंट। तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड आपस में भी तो इक्वल होगी, जिसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इक्वालिटी की हमने एग्जाम्स के दौरान भी डिस्कस की थी कि ये एंगल सी के कॉन्ग्रेंट, एंगल सी आगे से इस एंगल के कॉन्ग्रेंट, तो फिर एंगल एम एफ ई और एंगल डी एफ ई ये दोनों आपस में भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे, राइट। और इसकी रीजन देखें, बोथ कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। अब एंगल गौर से देखते हैं, एंगल डी एफ ई और एंगल एम एफ ई, ये दोनों एंगल्स फिर से देखें, एंगल डी एफ ई और एंगल एम एफ ई, ये भी अभी हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। ये सिर्फ एक सूरत में कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं कि जब डी और एम सेम पॉइंट हो। ये ऐसी सूरत नहीं हो सकता है क्योंकि बेस सेम, वर्टेक्स सेम, तो दूसरी आर्म सेम होगी तो एंगल्स इक्वल होंगे ना। तो एक ही सूरत में हो सकता है कि जब पॉइंट डी और पॉइंट एम सेम पॉइंट्स के नाम हो। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट्स एंड एम ई डी ई के कॉन्ग्रेंट हो, ये एम ई डी ई आपस में कॉन्ग्रेंट हो। तो यहां पर हमारी वो सपोजिशन, सपोज ए बी नॉट कॉन्ग्रेंट टू डी ई वाली बात गलत निकली, लिहाजा ए बी डी ई के कॉन्ग्रेंट निकला, ए बी कॉन्ग्रेंट टू डी ई हुआ। तो एम ई डी ई के कॉन्ग्रेंट था तो लिहाजा ए बी कॉन्ग्रेंट टू डी ई हुआ। अब दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी और प्रॉपर जो हमारी कंसर्न ट्राइंगल डीईएफ है, इसमें ए बी कॉन्ग्रेंट टू डीई, अभी हम प्रूव कर चुके। नंबर 2, एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, रीजन गिवन है हमें। नंबर 3, बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ई एफ, रीजन गिवन है हमें। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीईएफ, रीजन SAS पॉस्टुलेट। लेकिन आप नोट करें, इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी तो नहीं कही गई, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है और डायरेक्ट ही कह दिया, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीईएफ, रीजन SAS पॉस्टुलेट। तो ये एक टेक्निक है, समझ लें, एक शॉर्टकट टेक्निक है कि जब हम एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हैं
तो उसके प्रीवियस रेफरेंसेस उसी थ्योरम में मौजूद हैं, उन रेफरेंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। देखें, यहाँ हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में क्या था? ए बी कॉन्ग्रेंट टू एम ई, और एम ई आगे से डी ई के कॉन्ग्रेंट है, राइट? ए बी कॉन्ग्रेंट टू एम ई आगे से डी ई के कॉन्ग्रेंट है, तो लिहाजा ए बी डी ई के कॉन्ग्रेंट हुआ ना। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रही हैं। ये एंगल्स हम ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके थे, गिवन में था, एक तरह से पहले डिस्कस भी हुआ, और बी सी ई एफ के कॉन्ग्रेंट गिवन में है। तो देयरफॉर इस ट्राइंगल में साइड, एंगल, साइड, इस ट्राइंगल के साइड, एंगल, साइड के कॉन्ग्रेंट प्रूव हुआ। देयरफॉर फाइनली हमारा कंसर्न पोर्शन प्रूव हुआ। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीईएफ, और यही बात आपको प्रूव करनी थी। इन शॉर्ट, ये सारा थ्योरम मैं वंस अगेन आप लोगों को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉल करवाता हूं। आप लोग कोशिश करें, यहां देखें और अपने माइंड में रिकॉल करें। स्टार्ट था स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या थी? इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ any two angles and one side of a triangle are congruent to the corresponding side and angles of other, then the triangles are congruent. सबसे पहले हमने फिगर बनाई थी। फिगर में ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF बनाई, मेजर करके कोशिश करनी है कि वो एक जितनी नजर आ रही हो, और उनके अंदर BC कॉन्ग्रेंट टू EF वो कट्स के साथ शो किया, एंगल B को एंगल E के साथ सिंगल आर्क के साथ शो किया, एंगल C को एंगल F डबल आर्क के साथ शो किया, और गिवन में 4 बातें हैं। नंबर 1 कोरिस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF। नंबर 2 BC कॉन्ग्रेंट टू EF, ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान। नंबर 3 एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल E। नंबर 4 एंगल C कॉन्ग्रेंट टू एंगल F। टू प्रूव क्या है? देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या की? सपोज कर लेते हैं AB इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू DE, AB DE के कॉन्ग्रेंट नहीं है, बल्कि एक पॉइंट M हमने DE के ऊपर लिया सच दैट ME इज कॉन्ग्रेंट टू AB, ये कॉन्ग्रेंट लिए, और देन ज्वाइन M विद F। अब प्रूफ में ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल MEF की कोरस्पॉन्डेंस ली। इस कोरस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा AB इज कॉन्ग्रेंट टू ME। रीजन? कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा किया। नंबर 2 एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल E। रीजन? गिवन थी ये बात। नंबर 3 BC कॉन्ग्रेंट टू EF, ये भी बात गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MEF। रीजन? SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट, तो इसके तीनों एंगल्स के कॉन्ग्रेंट, उन तीनों एंगल्स में एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल MFE। रीजन? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन एंगल C तो एंगल DFE के कॉन्ग्रेंट गिवन था आपको। ये दो बातें बैक वक्त आपको मिल गई। अब दोनों एंगल C के कॉन्ग्रेंट हैं, देयरफॉर एंगल DFE एंड एंगल MFE ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। लेकिन ये बात तो सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि जब पॉइंट M और D सेम हो, एक ही सूरत में हो सकता है। तो देयरफॉर ME DE के कॉन्ग्रेंट, और लिहाजा AB DE के कॉन्ग्रेंट, और फिर इस ट्राइंगल और पूरी बड़ी ट्राइंगल DEF में साइड एंगल साइड की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट, और यही आपको प्रूव करना था, राइट? काफ़ी हद तक आपको थ्योरम याद हो चुका। थोड़ी सी फर्दर एफर्ट करें, बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करें, लिखें। थ्योरम याद रखिएगा बेटा, लिखे बगैर कभी नहीं होता। तरतीब कुछ बच्चों की मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ बच्चे लिख कर याद करते हैं,
कुछ बच्चे याद करके लिखते हैं। बेटे वट एवर इज़ द सीक्वेंस आपको लिखना है थ्योरम। एंड नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक आप लोग कोशिश करेंगे थ्योरम याद कर चुके हो। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।